और सिर्फ भारत के करने से नहीं होगा, अमेरिका को भी करना पड़ेगा, कनाडा को भी करना पड़ेगा, ब्राजील को भी करना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका को भी करना पड़ेगा, इजिप्ट को भी करना पड़ेगा, और इंग्लैंड को भी करना पड़ेगा, ब्रिटेन को भी करना पड़ेगा, फ्रांस को भी करना पड़ेगा, पुर्तगाल को भी करना पड़ेगा, स्पेन को भी, पाकिस्तान को भी करना पड़ेगा, बांग्लादेश को भी करना पड़ेगा, भूटान को भी करना पड़ेगा, चीन को भी करना पड़ेगा, रशिया को भी करना पड़ेगा, तब जाकर पृथ्वी बचेगी। एक करने से नहीं बचने वाले। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तभी तो रहेंगे जब ये धरती बच पाएगी। अगर ये धरती ही नहीं रहेगी तो कहां करोगे हिंदू, कहां करोगे मुस्लिम, कहां करोगे ईसाई, कहां करोगे बौद्ध, कहां करोगे जैन, कहां बनाओगे अपने मंदिर भाई, कहां बनाओगे अपनी मस्जिदें, कहां बनाओगे अपने गिरजाघर, कहां बनाओगे गुरुद्वारे, मुझे भी तो बताओ। अगर ये धरती ही नहीं रहेगी तो इस विश्व राजनीति में इसीलिए पर्यावरण इतनी बड़ी चर्चा का विषय है, क्योंकि अगर ये बर्बाद हो जाएगा तो कुछ नहीं बच पाएगा, कुछ नहीं बच पाएगा। और इसे बचाने की जिम्मेदारी कोई एक नहीं निभा सकता, हम सबको निभानी पड़ेगी। हम यहाँ उपस्थित चारों जने हैं ना, अगर हमें पर्यावरण को सुरक्षित करना है तो हम चारों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तब जाकर पर्यावरण सुरक्षित और संरक्षित हो पाएगा। ये कहे कि जति को हम जिम्मेदारी दे दें और हम तीनों जने ना उठाए जिम्मेदारी तो पर्यावरण बच जाएगा, संभव नहीं है भाई। अगर हमें पर्यावरण बचाना है तो जितने जतिन पेड़ लगा रहा है उतने हम तीनों को भी पेड़ लगाने पड़ेंगे। लगाना ही नहीं है, उन्हें सुरक्षित भी करना पड़ेगा, उन्हें संरक्षित भी करना पड़ेगा, तब जाकर हम अपनी पृथ्वी को बचा पाएंगे। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों? भाई अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो दुनिया बच पाएगी? बताओ। अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो दुनिया बच पाएगी? तो मुझे बताओ। ये पृथ्वी नहीं रहेगी, आप राजनीति कर सको तो मुझे बताओ, कर सकते हो? सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पर्यावरण ना। जब तक पर्यावरण ही नहीं बचेगा तब तक आप रहोगे कहां और राजनीति करोगे कहां? राजनीति करने के लिए इस धरती का बचना बहुत जरूरी है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तभी तो रहेंगे जब ये धरती बच पाएगी। अगर ये धरती ही नहीं रहेगी तो कहां करोगे हिंदू, कहां करोगे मुस्लिम, कहां करोगे ईसाई, कहां करोगे बौद्ध, कहां करोगे जैन, कहां बनाओगे अपने मंदिर भाई, कहां बनाओगे अपनी मस्जिदें, कहां बनाओगे अपने गिरजाघर, कहां बनाओगे गुरुद्वारे, मुझे भी तो बताओ। अगर ये धरती ही नहीं रहेगी तो इस विश्व राजनीति में इसीलिए पर्यावरण इतनी बड़ी चर्चा का विषय है, क्योंकि अगर ये बर्बाद हो जाएगा तो कुछ नहीं बच पाएगा, कुछ नहीं बच पाएगा। और इसे बचाने की जिम्मेदारी कोई एक नहीं निभा सकता, हम सबको निभानी पड़ेगी। हम यहाँ उपस्थित चारों जने हैं ना, अगर हमें पर्यावरण को सुरक्षित करना है तो हम चारों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तब जाकर पर्यावरण सुरक्षित और संरक्षित हो पाएगा। ये कहे कि जति को हम जिम्मेदारी दे दें और हम तीनों जने ना उठाए जिम्मेदारी तो पर्यावरण बच जाएगा, संभव नहीं है भाई। अगर हमें पर्यावरण बचाना है तो जितने जतिन पेड़ लगा रहा है उतने हम तीनों को भी पेड़ लगाने पड़ेंगे। लगाना ही नहीं है, उन्हें सुरक्षित भी करना पड़ेगा, उन्हें संरक्षित भी करना पड़ेगा, तब जाकर हम अपनी पृथ्वी को बचा पाएंगे। और सिर्फ भारत के करने से नहीं होगा, अमेरिका को भी करना पड़ेगा, कनाडा को भी करना पड़ेगा, ब्राजील को भी करना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका को भी करना पड़ेगा, इजिप्ट को भी करना पड़ेगा, और इंग्लैंड को भी करना पड़ेगा, ब्रिटेन को भी करना पड़ेगा, फ्रांस को भी करना पड़ेगा, पुर्तगाल को भी करना पड़ेगा, स्पेन को भी, पाकिस्तान को भी करना पड़ेगा, बांग्लादेश को भी करना पड़ेगा, भूटान को भी करना पड़ेगा, चीन को भी करना पड़ेगा, रशिया को भी करना पड़ेगा, तब जाकर पृथ्वी बचेगी। किसी एक करने से नहीं बचने वाली, किसी एक के करने से नहीं बचने वाली पृथ्वी। इसीलिए तो वैश्विक राजनीति में पर्यावरण चर्चा का विषय बना हुआ है आज, इसीलिए बना हुआ है। G20 की बैठक में मोदी जी ने एक बड़ी बात कही पर्यावरण के ऊपर, सुनी किसी ने? अब आप बोलो, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हो, कितने दुर्भाग्य की बात है। मोदी जी ने इस पर एक आत्म सहमति बनाई कि अगर हमें विश्व को बचाना है तो हमें पर्यावरण को संरक्षित करना पड़ेगा। बिना पर्यावरण को संरक्षित किए हम विश्व को नहीं बचा सकते हैं। इसीलिए
विश्व में आज पर्यावरण की समस्या सबसे बड़ी चर्चा का विषय है, सबसे बड़ी चर्चा का विषय है। वैसे इसे कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं समझता, लेकिन इससे बड़ा मुद्दा कुछ नहीं है। अगर ये नहीं बचेगी तो कुछ नहीं बचेगा। आप खुद बताओ मुझे, खुद बताओ मुझे, बच सकते हो आप? अगर पृथ्वी नहीं रहेगी तो आप राजनीति कर लोगे? सेनाएं लड़ पाएंगी? हथियार बनाकर आप कुछ कर पाओगे? हथियार से पृथ्वी बचाई जा सकती है? संभव ही नहीं है। पृथ्वी को बचाया जा सकता है तो सिर्फ कैसे? आपसी सहयोग से। पृथ्वी को बचाने का सिर्फ एक तरीका है, वो क्या तरीका है? आपसी सहयोग। आपसी सहयोग ही पृथ्वी को बचा सकता है। अभी सुनना ध्यान से, बहुत ही विस्तार से। इस पुस्तक में हमने विश्व राजनीति पर बड़े सीमित अर्थों में चर्चा की है। मसलन हमने युद्ध और संधि की बातें की, राजशक्ति के उत्थान और पतन की चर्चा की, या फिर हमने अंतरराष्ट्रीय फलक पर अपने देश की नुमाइंदगी करने वाली सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की बातें की। अध्याय 7 में हमने विश्व राजनीति के दायरे को थोड़ा बढ़ाकर उसमें गरीबी और महामारी जैसे विषय भी शामिल कर लिए। ऐसा करने में कोई मुश्किल भी नहीं, क्योंकि हम सब मानते हैं कि गरीबी और महामारी पर अंकुश रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। इस अर्थ में ये मुद्दे विश्व राजनीति के दायरे में ही आते हैं। अब जरा इन मुद्दों पर विचार कीजिए। क्या आप मानते हैं कि इन जैसे मुद्दे समकालीन विश्व राजनीति के दायरे में आते? सुनना, कौन कौन से मुद्दे हैं? देखो, सिर्फ हथियार से सुरक्षा नहीं आ सकती। अगर आप मेरे साथ पिछली कक्षा में जुड़े होते तो आपको मैं बताता कि हथियार वाली सुरक्षा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे बड़ी असुरक्षा का विषय क्या है? गरीबी और महामारी। कोविड आया, कोविड को कोई बंदूक रोक पाई? कोई तोप रोक पाई? कोई फाइटर प्लेन रोक पाया? उसे रोकने के लिए क्या चाहिए बताओ? उसे रोकने के लिए अस्पताल चाहिए, उसे रोकने के लिए दवाइयां चाहिए, उसे रोकने के लिए टेस्टिंग लैब्स चाहिए। जितने लोग युद्ध में नहीं मरे होंगे ना, उससे कहीं ज्यादा लोग महामारी में मर गए, कोविड में। हमारे देश में कम से कम, मेरा अनुमान जो कम से कम 10-5 लाख लोग तो मर गए। 10 से 5 लाख बीमारी से प्रभावित होकर कुछ लोग मरे होंगे और कुछ लोग भूखमरी से मर गए होंगे। भाई, इतने लंबे समय का लॉकडाउन था और उस लॉकडाउन ने लोगों ने क्या क्या नहीं देखा। उस लॉकडाउन में आपने सड़क पे चलते हुए लोगों को मरा हुआ देखा, आपने बच्ची की मां को मरा हुआ देखा, स्टेशन पर देखा ना। तो ये क्या है? प्रभाव महामारी का ही प्रभाव है ना। जितना हथियार खतरनाक नहीं है, उससे कहीं 10 गुना ज्यादा खतरनाक क्या है? बीमारी, गरीबी। अगर मुझसे कोई पूछे पाकिस्तान में आतंकवाद क्यों है, तो मैं बता दूंगा कि पाकिस्तान में आतंकवाद इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब देश है। गरीब होने के कारण वहां की जनता मजबूर हो जाती है हथियार उठाने के लिए। जो उन्हें 2 वक्त की रोटी दे देता है, उसके लिए वो मरने और मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि उनको उसके बदले में क्या मिल रही है? 2 वक्त की रोटी। वैसे भी मर रहे थे। अगर 2 वक्त की रोटी मिल रही है और उन्हें हथियार उठाना पड़ रहा है तो उन्हें मंजूर है। इसीलिए पाकिस्तान में आतंकवाद है, और कोई कारण नहीं आतंकवाद होने का। आप कहीं भी देखें, लोग हथियार तभी उठाते हैं जब उनका पेट खाली होता है और उन्हें हथियार उठाने के बदले रोटी दी जाती है, तब जाकर वो हथियार उठाते हैं। नहीं तो कोई हथियार नहीं उठाता। आप खुद बताओ मुझे, अगर आपका पेट खाली है, अगर आपका पेट भरा है, मैं मान के चल रहा हूं पेट आपका भरा है, तो कोई आपको किसी को मारने के लिए कहेगा आप मारोगे? कदापि ही नहीं मारोगे। कदापि ही नहीं मारोगे। मारोगे कृष्णा? कदापि ही नहीं मारोगे। कदापि ही नहीं मारोगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो क्यों? अगर मैं उसे मारूंगा तो वो भी तो मुझे मारेगा, उसके बदले में मुझे भी तो मार सके। तो मैं क्यों मारूं जब मुझे कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपका पेट खाली है और आपको कोई कह रहा है ले भाई 50 लाख रुपए इस बंदे ने टपका दे,
तो आप कुछ भी नहीं सोचोगे, उससे पैसे लोगे और जाओगे, हथियार उठाओगे और मार के चले आओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। क्यों? क्योंकि आप बदहाली का जीवन जी रहे थे, और अगर आपको मार के पैसे मिल गए तो कोई रम गम ही नहीं है। मर भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, पीछे परिवार पल तो जाएगा। ये सोच के इंसान कर देता है। गरीबी और महामारी वो सबसे बड़ी असुरक्षाएं हैं विश्व की, जिनको अगर समाप्त नहीं किया गया तो विश्व को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। विश्व को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। और उसी प्रकार की समस्या आपकी पर्यावरण और प्रकृति है। पर्यावरण भी उसी प्रकार की समस्या में आता है। इसीलिए हमने अपने वैश्विक राजनीति के विषय में इस विषय को रखा है, जिससे कि हम समझ सकें कि क्या महत्व है इस विषय का, क्या महत्व है इस विषय का, और इस विषय पर चर्चा होनी क्यों जरूरी है। इस विषय पर चर्चा होनी क्यों जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे, नहीं तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे। समझ आई बात? इसीलिए इस पर चर्चा की जानी बहुत जरूरी है। तो आइए समझते हैं क्या क्या विषय है पर्यावरण संबंधी। सुनो, दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, क्योंकि अब जमीन ही नहीं बची तो बढ़ोतरी कहां से होगी। भाई जमीन बचेगी तभी तो बढ़ोतरी होगी, और जंगल काटे नहीं जा सकते, क्योंकि जंगल कट जाएंगे तो फिर हवा के लिए हम क्या हो जाएंगे, मोहताज हो जाएंगे। लकड़ी भी तो चाहिए ना भाई, और जंगली जानवर कहां जाएंगे। अगर आप सारे पेड़ काट के खेत बना लोगे तो उन जंगलों में रहने वाले जानवर कहां जाएंगे, बताओ मुझे। कहां भेजोगे उनको, भेज पाओगे कहीं? तो उन जंगल में रहने वाले जानवरों का भी तो अधिकार है ना इस पृथ्वी पर, जितना हमारा है उतना उनका भी है। तो इसीलिए आगे सुनो, मौजूदा उपजाऊ जमीन के एक बड़े हिस्से की उर्वरता कम हो रही है। देखो, जितनी जमीन उपयोग हो रही है उतनी ही उसकी उर्वरता कम होती जा रही है। अब फर्टाइल लैंड आपकी कम होती जा रही है। भाई एक हर चीज की अपनी एक लिमिट है ना। इस जमीन में भरे हुए पानी की भी तो अपनी लिमिट है, इस बॉटल की भी तो अपनी एक लिमिट है ना। इस बॉटल में मैं 2 लीटर से ज्यादा पानी भर सकता हूँ, वैसे इस जमीन की भी अपनी एक लिमिट है कि इतनी बार मैं फर्टाइल रहूंगी, इतनी दिन तक मैं उपजाऊ रहूंगी। इससे ज्यादा आप मुझसे अपने लिए चीजें उत्पादित करेंगे तो मेरी फर्टिलिटी चली जाएगी, मेरी उपजाऊता, मेरे अंदर की फर्टिलिटी चली जाएगी। तो जमीन की भी हम हद से ज्यादा उस पर किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, चीजें उत्पादित कर रहे हैं। भाई हर चीज की अपनी एक लिमिट है ना, और अगर हम उस लिमिट से ज्यादा किसी भी चीज का प्रयोग करेंगे तो वो समाप्त होना स्वाभाविक है, उसका बर्बाद होना स्वाभाविक है, उसका बर्बाद होना स्वाभाविक है। समझ रहे हो कृष्ण? उसका बर्बाद होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, बर्बाद हो जाएगी वो चीज। क्यों बर्बाद हो जाएगी? क्योंकि उसकी उससे ज्यादा लिमिट नहीं है। आगे सुनो, चारागाहों के चारे खत्म होने को है और मत्स्य भंडार घट रहा है। जलाशयों की जल राशि बड़ी तेजी से कम हुई है, उसमें प्रदूषण बढ़ा है, इससे खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। खाद्य उत्पादन मतलब भोजन की कमी पैदा हो रही है, क्योंकि भोजन की पैदावार में कमी आ रही है। पैदावार में कमी क्यों आ रही है? क्योंकि खेत खराब हो रहे हैं। खेत जितना पहले उत्पादित करते थे अब उतना उत्पादित नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने उनको बर्बाद कर दिया है। आपने फर्टिलाइजर डाल के, उर्वरक समझते हो, कीटनाशक, ये सारी चीजें डाल के हमने उसकी फर्टिलिटी को खराब कर दिया है। आगे सुनो, ध्यान से सुनना, ये पहला मुद्दा हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों की 1 अरब 20 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता, और यहाँ की 2 अरब 60 करोड़ आबादी साफ सफाई की सुविधा से वंचित है। इस वजह से 30 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल मौत के शिकार होते हैं। यहाँ बंदूक से कोई मार रहा है किसी को, कैसे मर रहे हैं? हाँ,
अस्वच्छता से, स्वच्छ पेयजल न मिल पाने के कारण से, स्वच्छ पेयजल न मिल पाने के कारण से, साफ सफाई की सुविधा न होने के कारण से, साफ पानी न मिल पाने के कारण से लोग मर रहे हैं। साफ पानी न मिल पाने के कारण से लोग मर रहे हैं। समझ में आई बात? आगे सुनो। प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित कर रखने में मदद करते हैं। इससे जल चक्र भी संतुलित बना रहता है और इन्हीं वनों में धरती की जैविक विविधता का भंडार भरा रहता है। लेकिन ऐसे वनों की कटाई हो रही है और लोग विस्थापित हो रहे हैं। जैव विविधता की हानि जारी है और इसका कारण है उन पर्यावासों का विध्वंस जो जैव प्रजातियों के मामले में समृद्ध है। और जंगलों की दबा की कटाई हो रही है और जंगली जानवरों की मौत हो रही है। जंगलों की दबा के कटाई हो रही है और जंगली जानवरों की मौत हो रही है और जैविक विविधता खतरे में आ गई है। बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं इस धरती पर, सिर्फ एक प्रकार के जानवर नहीं है। अगर मन में कोई भी प्रश्न आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, इसको मत देखिए, ये आपकी सुविधा के लिए जिससे कि आप दोबारा पढ़ सकें उसे। ये मत सोचिए कि ये रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं नहीं पूछूंगा, ये मत सोचना। जो भी मन में सवाल आए हाथ खड़ा करो और पूछो, ठीक है? अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है। तो आपके जंगलों को काटा जा रहा है और जंगलों में रह रहे जानवर मर रहे हैं और जंगलों में रह रहे जानवर जब मर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? आपकी जो जैविक विविधता है, जो फूड चेन है, वो खराब हो रही है। फूड चेन के बारे में पढ़ा है ना सबने, है ना? हर इंसान, हर जानवर एक दूसरे पर निर्भर है। हर जानवर एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे शेर किस पर निर्भर है? हिरण पर। हिरण किस पर निर्भर है? घास पर, है ना? तो ऐसे ही फूड चेन बनी हुई है, ऐसी ही फूड चेन बनी हुई है और ये फूड चेन खराब हो रही है जंगलों के बर्बाद होने के कारण। और इन जंगलों को बर्बाद कौन कर रहा है? हम बर्बाद कर रहे हैं, अर्थात मनुष्य बर्बाद कर रहा है। और किस लिए बर्बाद कर रहा है? अपने लाभ के लिए, अपनी कमाई के लिए। और ये कमाई एक दिन हमारे लिए सबसे ज्यादा दुखदाई बन जाएगी। देख रहे हो, लोगों को सांस लेने में समस्याएं पैदा हो रही हैं, समस्याएं पैदा हो रही हैं सांस लेने में। तो ये समस्याएं क्यों पैदा हो रही हैं? क्योंकि जंगल बर्बाद हो रहे हैं और जंगल बर्बाद हो गए तो हवा ही नहीं होगी और हवा नहीं होगी तो आप जीवित कैसे रहोगे? मुझे बताओ, आप रह पाओगे जीवित? कदापि ही नहीं रह पाओगे जीवित। आगे सुनो। धरती की ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। इसे ओजोन परत में छेद होना भी कहते हैं। इससे पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आपने सबने ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा। आप सबको पता है ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम सब अपनी सुख सुविधाओं के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं। एसी है आपके घर में? आपके घर में? आपके घर में फ्रिज जो ठंडा कर रही है ना हमारे लिए पानी, उसके बदले में वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकाल रही है। एसी जब हमारे घर को ठंडा कर रही है ना, तो उसके बदले में वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकाल रही है। और वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारी पृथ्वी की जो प्रोटेक्टिव लेयर है, हमारे पृथ्वी की जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जो सूरज की खतरनाक किरणों से हमारी पृथ्वी को बचाती है, अर्थात आपकी ओजोन लेयर, वो डिप्लीट हो रही है, वो बर्बाद हो रही है हमारी अय्याशियों के कारण, हमारी सुख सुविधाओं भरे जीवन के कारण वो डिप्लीट हो रही है। इसीलिए पृथ्वी का तापमान दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है। जो अंटार्कटिक इन क्षेत्रों में जो बर्फ जमी पड़ी है ना, वो बर्फ पिघल रही है और एक दिन ऐसा आएगा पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। अगर हमने सही समय पर सही काम नहीं किए तो, हमने अगर पेड़ों की संख्या नहीं बढ़ाई तो, हमने अगर अपनी अय्याशियों को नहीं छोड़ा तो एक दिन हमारी पूरी पृथ्वी बर्बाद हो जाएगी।
तो अब बताओ मुझे, क्या ये समस्याएं जितनी भी मैंने आपके सामने रखी, क्या ये पीछे वाली समस्याओं से छोटी हैं? उनसे कहीं गुना ज्यादा बड़ी है और ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये समस्याएं समाप्त नहीं करेंगे तो वो समस्याएं कुछ नहीं कर पाएंगी, और ये समस्याएं उससे पहले पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगी, बर्बाद कर देंगी। ना आसियान कुछ कर पाएगा, ना यूरोपीय संघ कुछ कर पाएगा, ना अमेरिका कुछ कर पाएगा, ना आपका रशिया कुछ कर पाएगा, ना चीन कुछ कर पाएगा। कितना भी पैसा कमा लो, अगर पृथ्वी नहीं बचेगी तो आपका पैसा धरा का धरा रह जाएगा और पृथ्वी बर्बाद हो जाएगी। पृथ्वी बर्बाद हो जाएगी। तो पृथ्वी को बचाना हम सबकी प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है, और इसे बचाने के लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। बिना काम करे पृथ्वी को बचा नहीं सकते। बिना काम करे हम, आपसी सहयोग बिना करे हम पृथ्वी को बचा नहीं सकते। समझ में आ गई बात? इन समस्याओं, जितनी भी अभी तक मैंने समस्याएं बताई आपको, इन समस्याओं से अगर हमें निपटना है तो हम सबको आपसी सहयोग करना पड़ेगा। इसीलिए सरकार जनसंख्या नियंत्रण में बहुत ज्यादा फोकस करती है कि 2 बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज्यादा बवासीर। इसीलिए पंचायत सीरीज देखी है तुमने? पंचायत देखी है? नहीं देखी? तो उसमें पंचायत, जो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, कौन? फुलेरा गांव में जो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, वो लिखवाते रहते हैं कि 2 बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज्यादा बवासीर। क्यों? क्योंकि जनसंख्या, जितने लोग होंगे उतनी जरूरतें होंगी, और जितनी जरूरतें होंगी हम पृथ्वी पर उतना ही दबाव डालेंगे। अब भैया घर में 5 लोग हैं तो आप 5 लोग के हिसाब से ही तो खाना पैदा करोगे ना। और अगर आपके घर में 50 लोग हैं तो आप उसी पृथ्वी से 50 लोगों का खाना प्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे। एक ही नलके से आप 50 लोगों के लिए पानी निकालोगे, तो भैया नीचे तो पानी सीमित ही है ना। जैसे इस बोतल में 2 लीटर से ज्यादा पानी नहीं आ सकता, उसी तरीके से पृथ्वी की भी तो अपनी एक कैपेसिटी है ना, उससे ज्यादा ये प्रोड्यूस नहीं कर सकती। जो लोग कहते हैं कि बच्चे तो ईश्वर की देन है, अल्लाह की देन है, अरे मूर्खो, अल्लाह की देन नहीं है, तुम्हारी गलतियों की नतीजा है। तुम्हारी गलतियों का नतीजा है ये बच्चे। और कृपया आप सब, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये बहुत ही सीरियस बात है। इस पृथ्वी को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस बात है। इस पृथ्वी को अगर हमें बचाना है तो हमें अपनी शैक्षिक दर को बढ़ाना पड़ेगा, और जितना समाज शिक्षित होगा उतना ही समाज समझेगा। अब आप बताओ मुझे, पढ़ लेते हो तो आप गंदगी में बैठना पसंद करते हो? फिर तो आप सफाई पसंद इंसान बनते हो। आप सफाई में रहना पसंद करोगे, आप गंदगी पसंद नहीं करोगे। तो आपके अंदर शिक्षा अपने आप बहुत सारे गुणों को पैदा कर देती है। इसीलिए शिक्षा बहुत ही ज्यादा जरूरी है समाज के विकास के लिए। समझ में आई बात? आगे सुनो। पूरे विश्व में समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। यद्यपि समुद्र का मध्यवर्ती भाग अब भी अपेक्षाकृत स्वच्छ है, लेकिन इसका तटवर्ती जल जमीनी क्रियाकलापों से प्रदूषित हो रहा है। पूरी दुनिया में समुद्री तटीय इलाकों में मनुष्यों की सघन बसाहट जारी है, और इस प्रवृत्ति पर अंकुश न लगा तो समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट आ जाएगी। हम समुद्र के किनारे सी फेस बंगला चाहते हैं, लेकिन उस सी को साफ करना नहीं चाहते। भैया उस सी को साफ भी तो करना है। कृपया उससे थोड़ा दूर रहकर अपने आप को रखें, क्योंकि वो अगर बर्बाद होगी तो पूरा का पूरा समाज बर्बाद हो जाएगा। फिर सी फेस बंगला देखने के लिए आप ही नहीं बचेंगे। आप उस बालकनी से देखने के लिए समुद्र को बचेंगे ही नहीं। इसलिए कृपया समुद्र से दूर रहें और समुद्र की स्वच्छता को बनाए रखें, क्योंकि जितना आप पर्यावरण के साथ कोऑपरेट करेंगे उतना ही पर्यावरण आपके साथ कोऑपरेट करेगा। कल आया ना भूकंप, धर्म देखा उसने किसी का? लोगों का धर्म देखा? नेपाल को ले डूबा ना, न्यूज खोल के देखना। कल आया भूकंप,
नेपाल को लेके डूब गया, उसने धर्म देखा किसी का कि ये इस धर्म का है, इसको नहीं, ये हिंदू है, इसका घर नहीं गिरना चाहिए भूकंप में, ये मुसलमान है, इसकी मस्जिद नहीं टूटनी चाहिए। सब टूटा ना, सब बर्बाद हुए। तो प्रकृति को अगर छेड़ोगे तो प्रकृति जब आपको छेड़ेगी ना तो ऐसा छेड़ेगी ना कि आप दोबारा खड़े होने के काबिल भी नहीं बचोगे। आप दोबारा खड़े होने के भी काबिल नहीं बचोगे। हर साल बाढ़ आती है ना, क्यों आती है? क्योंकि हमने प्रकृति को छेड़ा है बहुत ज्यादा, और हमने छेड़ा है इसलिए प्रकृति भी हमें छेड़ देती है और हमारे बहुत सारे लोगों को अपने अंदर समा लेती है। हमारी प्रकृति हमारे बहुत से लोगों को समा लेती है अपने अंदर। क्यों? क्योंकि हमने उसको भी छेड़ा है, और उसको छेड़ोगे तो वो आपको दर्द तो देगी ही देगी। ये तो स्वाभाविक है, ये तो स्वाभाविक है भाई। अगर आप पृथ्वी को छेड़ोगे तो पृथ्वी आपको भी छेड़ेगी, और छेड़ेगी, ऐसा छेड़ेगी ना कि आप फिर बच के जा नहीं पाओगे। आगे सुनो, ये जो चित्र है, ये जो चित्र है, ये किस चीज का प्रमाण है? ये चित्र इस चीज का प्रमाण है कि हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन है फ्यूल के, जैसे आपका पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, वो बहुत ही कम मात्रा में बचे हैं। कृपया उनको बचाएं। कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करें, ऊर्जा के ऐसे प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करें जो रिन्यूएबल हो, जो क्या हो? रिन्यूएबल, जो बार बार सृजित होते रहे प्रकृति के द्वारा। जैसे आपका सोलर पावर, सोलर पावर क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। हाइड्रो पावर प्लांट, वो कभी खत्म होने वाली एनर्जी नहीं। लेकिन जो थर्मल है, पेट्रोलियम है, ये खत्म होने वाली चीजें हैं। ये क्या है? खत्म होने वाली चीजें। ये एक सीमित समय के बाद समाप्त हो जाएंगी, और ये उसी चीज को दिखा रहा है। इसने हाथ किससे बना रखा है? चिमनियों से बना रखा है, और ये चिमनियां सारी बंद पड़ गई हैं। क्यों बंद पड़ गई हैं? क्योंकि फ्यूल इनके लिए कम पड़ गया है। सिर्फ ये लाइटर जल रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा हुआ है, इतने ही आपके पास ईंधन बचे हुए हैं, इसीलिए सिर्फ लाइटर जल रहा है। और अगर अब भी हमने नहीं सोचा तो ये लाइटर भी एक दिन बुझ जाएगा और हमारा जीवन अंधकारमयी हो जाएगा, अंधकारमयी हो जाएगा। आपको लग सकता है कि ये नैसर्गिक घटनाएं हैं और इनका अध्ययन राजनीतिक विज्ञान की जगह भूगोल वाली कक्षा में किया जाना चाहिए। आपको लग सकता है ये राजनीति का विषय थोड़ी ना है, ये तो भूगोल का विषय है, ये तो भूगोल वाले विषय में पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, भूगोल का प्रयोग करने की नीतियां कौन बनाता है? राजनीति ही तो बनाती है ना। सब चीजों को नियंत्रित कौन करती है? राजनीति। आपके देश में जो विकास होगा, उस विकास को किस प्रकार से किया जाएगा, क्या नीतियां होंगी, उसके लिए नीतियां कौन बनाता है? राजनीति। इसीलिए इस चीज की चर्चा भी होनी कहाँ जरूरी है? राजनीति में, जिससे कि इसके सुधार की भी नीतियां बनाई जा सके और हम सब बैठकर इस पर चर्चा करें और सही चर्चा करें, जिससे कि देश को सही दिशा में ले जाया जा सके, जा सके। समझ में बात? आगे सुनो। लेकिन जरा फिर से सोचिए, पर्यावरण के अनुसार नुकसान से जुड़े जिन मसलों की चर्चा ऊपर की गई, उन पर अंकुश रखने के लिए अगर विभिन्न देशों की सरकारें कदम उठाती हैं तो इन मसलों का परिणति इस अर्थ में राजनीतिक होगी। तो देखो, देशों के बीच भाई सब देशों का कंट्रीब्यूशन चाहिए इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो सभी देशों को इन मुद्दों पर एकजुट करना क्या है? राजनीति ही तो है। सभी देशों को एकजुट करना क्या है? राजनीति ही तो है। तो आ गया ना, राजनीति का विषय अपने आप बन गया ना, ये पर्यावरण बन गया ना राजनीति का विषय, कि नहीं बना अभी भी? इसीलिए
वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता की जा रही है, क्योंकि ये इससे बड़ी चिंता आज के समय पर कोई और नहीं है। क्योंकि अगर ये नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा इस ब्रह्मांड में, कुछ भी नहीं बचेगा मेरे मित्रों। ये बात आप जान लीजिए। अगर आप सच में पर्यावरण को बचाना चाहते हैं तो कृपया करके पर्यावरण के सुधार पर ध्यान दीजिए, नहीं तो जिस दिन बर्बाद हो जाएगा उस दिन हमारे पास सोचने का भी मौका नहीं मिल पाएगा, उस दिन हमें सोचने का मौका भी नहीं मिल पाएगा और दुनिया बर्बाद होकर चली जाएगी। समझ में आई बात? आगे सुनो। तो इसीलिए इन सभी समस्याओं की चर्चा राजनीति के विषय में होना बहुत जरूरी है। इस वजह से ये मसले विश्व राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। बहरहाल पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के मसले एक और गहरे अर्थ में राजनीतिक है। कौन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, इस पर रोक लगाने के उपाय करने की जिम्मेदारी किसकी है, धरती के प्राकृतिक संसाधनों पर किसको कितने इस्तेमाल का हक है, इन सवालों के जवाब बहुधा इस बात से निर्धारित होते हैं कि कौन देश कितना ताकतवर है। इस तरह ये मसले गहरे अर्थों में राजनीतिक हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को कौन कितना करेगा, किसका कितना प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार होगा, ये सुनिश्चित करने की जो बात आती है तो वो क्या हो जाती है, वो राजनीतिक बात बन जाती है। वो क्या बन जाती है? राजनीतिक बात। सुन लो फिर से। कौन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, ये कौन बताएगा? कौन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, इस पर रोक लगाने के उपाय करने की जिम्मेदारी किसकी है, धरती के प्राकृतिक संसाधनों पर किसको कितने इस्तेमाल का हक है। इन सवालों के जवाब बहुधा इस बात से निर्धारित होते हैं कि कौन देश कितना ताकतवर है। जो जितना ताकतवर होगा उसका प्राकृतिक संसाधनों पर उतना ही नियंत्रण होगा। दुनिया में सबसे ताकतवर देश कौन है? रूस है कि अमेरिका है? अमेरिका हाँ कि यूएसए है? बताओ कौन सा है? अमेरिका है, यूएसए है कि रशिया है? यू हैव 3 चॉइस, अमेरिका, यूएसए एंड रशिया। बताओ कौन सा है? अमेरिका यूएसए दोनों एक ही है। हाँ नहीं, दोनों एक नहीं है। अमेरिका तो 2 कॉन्टिनेंट्स का नाम है। यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स सबसे अमीर है, सबसे ताकतवर है, इसीलिए तो दुनिया के सभी क्षेत्रों में उसी का दबदबा भी है। सबसे ज्यादा दबदबा किसका है? उसी का तो है। पूरे समुद्र पर दबदबा करे बैठा है। समुद्र के सभी प्राकृतिक संसाधनों पर किसका कब्जा है? उसी का कब्जा है ना? उसी का तो कब्जा है। इंटरनेशनल जो समुद्र है, इंटरनेशनल जो आपका सी है, उस पर किसका नियंत्रण है? तो यूएसए सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए उसका पूरी दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे ज्यादा नियंत्रण है। तो सबसे ज्यादा दोहन कौन कर रहा है प्राकृतिक संसाधनों का? अमेरिका कर रहा है, यूएसए कर रहा है। तो प्राकृतिक संसाधनों के सुधार की रणनीति बनाने की जिम्मेदारी भी किसकी है? अमेरिका की ही होनी चाहिए। प्रमुख भूमिका किसको निभानी पड़ेगी? जो सबसे ज्यादा प्रयोग कर रहा है। भाई घर की नीतियां बनाने का काम कौन करता है? जो घर में कमाता है, जो घर के संसाधनों का सबसे ज्यादा उपयोग करता है, वो ही घर में राशन भरने का काम भी करता है और वो ही घर की नीतियां बनाने का काम भी करता है। उसी प्रकार से जो प्रकृति का सबसे ज्यादा दोहन करता है उसकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने का काम कौन करेगा? हम सबको मिलकर करना पड़ेगा, तभी ये संभव हो पाएगा। नहीं, अमेरिका के आगे किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको बोल दे कि तूने बर्बाद किया, तू सही कर। किसी भी देश की हिम्मत नहीं है। अमेरिका किसी भी देश में जाता है, बर्बाद करके चला आता है, कोई कुछ नहीं बोल पाता उसे। अफगानिस्तान का नाम सुना है? आज वो क्या बन गया है? तालिबान। उसे तालिबान बनाने में किसकी भूमिका है? अमेरिका की भूमिका है। अमेरिका गया वहां पर, उसने वहां की शासन व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया
वहां की शासन व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया और एक खुशहाल देश को तालिबान बना दिया। आज जो पाकिस्तान की दशा दुर्दशा है, उस दशा और दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? अमेरिका जिम्मेदार है, यूएसए जिम्मेदार है, क्योंकि उसे सोवियत संघ को तोड़ना था और सोवियत संघ को तोड़ने में उसका पिछलग्गू कौन बनता है? आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान को मुफ्त का पैसा मिलता है और पाकिस्तान वो काम करता है। इसीलिए तो पाकिस्तान में आतंकवादी पैदा होते हैं ना, समझ में आई बात? ना इसे पर्यावरण की फिक्र है, अब इसको फिक्र पड़ रही है, क्योंकि इसने इतना विकास कर रखा है। अगर पर्यावरण ही बर्बाद हो जाएगा तो इसका विकास धरा का धरा रह जाएगा ना। भाई इतना आपने विकास कर लिया है टॉप लेवल का, और अगर आप उसको यूज ही ना कर पाओ तो कोई फायदा है उस विकास का? आपने इतनी मेहनत करके इतनी बड़ी ऊंचाई प्राप्त करी और आप उस ऊंचाई का अगर यूज ही नहीं कर पा रहे अपने लाइफ में तो कोई फायदा होगा? आप क्या चाहते हैं कि जो ऊंचाई आपने प्राप्त करी उसका सुख भी आप भोगे? आप चाहेंगे ना? अगर अंबानी ने इतना पैसा कमाया है तो अंबानी चाहेंगे ना कि उस पैसे को वो यूज करें और उससे अपनी लग्जरी लाइफ एंजॉय करें, चाहेंगे ना? सभी यही चाहते हैं। लेकिन अगर पर्यावरण ही नहीं बचेगा तो क्या ये अपनी लग्जरी लाइफ एंजॉय कर पाएंगे? सोचो आप। तो पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण विषय है। हथियार उतना बड़ा महत्वपूर्ण विषय नहीं है जितना बड़ा महत्वपूर्ण विषय पर्यावरण है। अगर पर्यावरण बर्बाद होगा तो अमीर की अमीरी धरी की धरी रह जाएगी और वो भी गरीब के समान ही मर जाएगा। वो पहले मरेगा, गरीब बाद में मरेगा, क्योंकि गरीब को एक बार के लिए अभाव में रहने का अनुभव है, लेकिन अमीर को अभाव में रहने का अनुभव नहीं है, बदहाली में रहने का अनुभव नहीं है, गरीबी में रहने का अनुभव नहीं है। अब एक बात बताओ मुझे, आप अगर भूकंप आएगा तो एंटीलिया नहीं गिरेगा क्या? वो भी गिरेगा, एंटीलिया भी गिरेगा, सब गिरेगा, कुछ नहीं बचेगा। समझ में आई बात? सब कुछ गिरेगा, व्हाइट हाउस भी गिरेगा साला, कहां बच के जाएगा वो? प्रकृति से कोई नहीं बच पाएगा। तो इसीलिए प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी सबको लेनी पड़ेगी, तभी प्रकृति बचेगी और तभी हम जीवित रह पाएंगे इस धरती पर। नहीं तो हमें इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं मिल पाएगा। आगे सुनिए आप। हालांकि पर्यावरण से जुड़े सरोकारों का लंबा इतिहास है, लेकिन आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर होने वाले असर की चिंता ने 1960 के दशक के बाद से राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया। क्योंकि 1960 के बाद से दुनिया को दिखने लगा कि अगर अब हमने पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया तो ये हमारी अमीरी धरी की धरी रह जाएगी और ये बर्बाद हो जाएगा पूरा अमीरी का हमारा संसार। ये जो हमने अमीरी प्राप्त करी है वो अमीरी धरी की धरी रह जाएगी और हम बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए उनके मन में चिंता आई और फिर उन्होंने देश को सही ढंग से सुसंगठित करने का प्रयास किया। समझ में आई बात? आगे सुनो आप। वैश्विक मामलों के सरोकार रखने वाले एक विद्वत समूह क्लब ऑफ रोम ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। यह पुस्तक दुनिया की बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्रकाशित संसाधनों के विनाश के अंदेशे को बड़ी खूबी से बताती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम सहित अनेक अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़े समस्याओं पर सम्मेलन कराए और इस विषय पर अध्ययन को बढ़ावा देना शुरू किया। इस प्रयास का उद्देश्य पर्यावरण की समस्याओं पर ज्यादा कारगर और सुलझी हुई पहलकदमियों की शुरुआत करना था। तभी से पर्यावरण वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण मसला बन गया। 1960 के बाद से दुनिया के लिए पर्यावरण एक बहुत बड़ा राजनीतिक विषय बन गया और आज जब भी कोई बड़ी बड़ी रणनीति बनती है तो उसमें पर्यावरण का बहुत बड़े स्तर पर ध्यान रखा जाता है। आपका नया पार्लियामेंट बना है, पेड़ों को काटा नहीं गया,
पेड़ों को उठाकर डिस्प्लेस कर दिया गया, पेड़ों को उठाकर डिस्प्लेस करा गया है, उन्हें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दिया गया, काटा नहीं गया। क्यों? क्योंकि अगर ये पेड़ बर्बाद होंगे तो हम भी बर्बाद होंगे मित्र, हमारी बर्बादी को कोई रोक नहीं सकेगा। एक बार के लिए आप बंदूक की गोली से बच सकते हैं, लेकिन पर्यावरण की अगर होली चल गई कोई नहीं बचा पाए। नेपाल बर्बाद हो गया, फिर देख लेना, आज फिर न्यूज खोलना देखना, भूकंप आया, नेपाल को उसने तहस नहस किया कि नहीं किया। दिल्ली में भी आया था, पर दिल्ली में किसी को अनुभव नहीं हो पाया, उतने बड़े स्तर पर नहीं था। कोई बात नहीं, आपको हुआ, अच्छी बात। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी, ये अंडरलाइन कर लेना, ये पूछा जाता है कि पर्यावरण से संबंधित पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। इसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन में 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकारों को इस सम्मेलन में एक ठोस रूप मिला। इस सम्मेलन में से 5 साल पहले 1987 आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक वेललैंड रिपोर्ट छपी थी। रिपोर्ट में चिताया गया था कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। विकास के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग ज्यादा प्रबल है और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई थी। रियो सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आई कि विश्व के धनी और विकसित देश यानी उत्तरी गोलार्ध और गरीब और विकासशील देश यानी दक्षिणी गोलार्ध पर्यावरण के अलग अलग एजेंडे के पैरोकार हैं। उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत की छेद और वैश्विक ताप वृद्धि को लेकर थी। दक्षिणी देश आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्ते को सुलझाने के लिए ज्यादा चिंतित थे। अब मैं आपको बताता हूं एक खास बात। देखो, ये जो अमीर देश है, अमीर देश मतलब उत्तरी गोलार्ध, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। तो ये जो उत्तरी गोलार्ध, ये जो उत्तर, ये वाला जो देश है ना, इधर जो इतने देश है, ये सारे के सारे अमीर है, ये सारे के सारे अमीर है। और ये जो है ये दक्षिणी गोलार्ध के, मतलब ये मान के चलते हैं मिड लाइन। तो इधर जो नीचे वाले हैं ये सारे के सारे गरीब और विकासशील हैं, ये अभी विकास की राह पर चल रहे हैं और ये सब अपने अलग अलग रास्ते पर है। इन्होंने अपनी विकास की पूरी सीमा को कंप्लीट कर लिया है, इन्होंने अपना पूरा विकास कर लिया, तभी इनको 1960 में विकास संबंधी समस्या दिखाई पड़ी। नहीं तो इनको इससे पहले समस्या नहीं दिखाई पड़ रही थी, जब तक इनका विकास चल रहा था। उसके बाद इनको विकास की समस्या, विकास से होने वाले पर्यावरण के नुकसान का दिखाया पड़ा इनको, दिखने लगा कि विकास जो हम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम विकास कर रहे हैं अपना, उस विकास करने के तरीके से पर्यावरण को बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुंच रहा है। तब इनको दिखाई पड़ा। उससे पहले तक, जब तक इनका पूरा विकास नहीं हो गया, और पूरी दुनिया को इन्होंने ही लूटा है, किसी और ने नहीं। आपको पता है, ब्रिटेन नाम का जो देश है, यूके, जिसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, इस देश ने दुनिया के सबसे ज्यादा देशों के पर्यावरण को लूटा है, प्राकृतिक संसाधनों को सबसे ज्यादा लूटने का काम किया है, और इसने सबसे ज्यादा दुनिया के देशों के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। और अब ये देश कहता है कि आप लोग अपने विकास के जो तौर तरीके हैं उनको बदलिए, आप इस तरीके से विकास मत कीजिए, आप कोयला मत जलाइए, आप दूसरे तरीके अपनाइए। जब तू अपना विकास कर रहा था, तूने क्यों नहीं सोचा ये बात? हमारी बारी विकास किया है तो तू अब हमें बता रहा है, हमें गुलाम क्यों बनाया तूने? हम तो प्राकृतिक तौर पर चल ही रहे थे। तुझे ही तो औद्योगिकरण की भूख लगी थी, तूने तो औद्योगिकरण का चिराग जलाया, तुमने दुनिया बर्बाद करी, और तू अब हमें सिखा रहा है कि अब हम अगर अपना विकास कर रहे हैं उसी तौर तरीके से, तो तू हमें कह रहा है कि तुम्हारा विकास करने का तरीका गलत है।
ये इन किताबों में छपा, अवर कॉमन फ्यूचर नाम की जो किताब छपी उसमें ये बात रखी गई कि दक्षिणी गोलार्ध के जो देश, मतलब जो गरीब और जो ये विकासशील देश है, ये लोग जिस तरीके से अपना विकास कर रहे हैं इससे पृथ्वी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो इन उत्तरी गोलार्ध के देशों ने दक्षिणी गोलार्ध के देशों से कहा कि आप लोग अपने विकास के तरीके को बदलिए। ये मदद करने के लिए तैयार नहीं है, ये हमें टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं है। ये कहते हैं हमारी टेक्नोलॉजी को आप उतने पैसे में खरीदिए। अरे यार, हम अगर उतने काबिल होते तो हम खुद नहीं डेवलप कर लेते। ये अपने बाजार को खत्म नहीं करना चाहते, हमें लूटना चाहते हैं। अभी भी इनकी नीयत अभी भी चोरों वाली ही है, इनकी नीयत अभी भी चोरों वाली है। और हमें कहते हैं कि आप अपने तौर तरीके को बदलिए। आप हमें अपने तौर तरीकों को बदलने में मदद कर रहे हैं। आप एक बड़प्पन दिखाइए ना कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप हमारे साथ उस टेक्नोलॉजी को शेयर कीजिए सस्ती कीमतों पर। लेकिन आप अपनी टेक्नोलॉजी को सस्ती कीमतों पर हमारे साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। और हमें आप ज्ञान दे रहे हैं कि आप विकास के तरीके को बदलिए। क्या हमारी जनता को विकास प्राप्त करने की इजाजत नहीं है? क्या हमारी जनता को सुख सुविधाओं भरा जीवन जीने की इजाजत नहीं है? आप मुझे बताइए। आपकी जनता सुख सुविधाओं भरा जीवन जिए और मेरी जनता गरीबी भरा जीवन जिए, क्यों भाई? और हमने तो पर्यावरण को बर्बाद भी नहीं किया, बर्बाद तो आपने किया। इन गरीब देशों को अपना गुलाम किसने बनाया? इन्हीं उत्तरी गोलार्ध के देशों ने बनाया। इनके पर्यावरण को बर्बाद करने का काम किसने किया? इन्हीं उत्तरी गोलार्ध के देशों ने किया। और जब इनका विकास पूरे स्तर तक हो गया, जब हमारे विकास करने की बारी आई, तो ये हमें ज्ञान देने लगे कि आपके विकास करने का तरीका गलत है। आपके इस विकास करने के तरीके से पृथ्वी को नुकसान पहुंच रहा है। और जब आप कर रहे थे तो तब पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंच रहा था। जब आप कर रहे थे तो तब पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंच रहा था। पृथ्वी को बर्बाद इन्होंने किया है, लेकिन उसका आरोप ये किस पर लगाते हैं? हम पर। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही वाली बात है। चोरी इन्होंने की है, कहते हैं ना, चोरी भी ऊपर से सीना चोरी भी, वही वाली बात है उत्तरी गोलार्ध के देशों की, खास करके ब्रिटेन की, फ्रांस की, पुर्तगाल की, स्पेन की। ये सारे के सारे चोर हैं, एक नंबर के चोर देश हैं, एक नंबर के चोर। आगे सुनिए। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित हुए। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए, लेकिन इसके बाद भी आपसी अंतर और कठिनाइयां बनी रही। सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। जैसे इसे टिकाऊ विकास, जिसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं, उसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सुना है तुमने? उसे ही टिकाऊ विकास भी कहा जाता है, उसे ही टिकाऊ विकास कहा जाता है, जिसे हिंदी में सतत पोषणीय विकास कहते हैं, अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, उसी को इंग्लिश में और उसी को सरल भाषा में क्या कहते हैं? टिकाऊ विकास। क्या कहते हैं? उसी को टिकाऊ विकास भी। तो रियो सम्मेलन में यह निर्धारित हुआ कि हमें टिकाऊ विकास की नीति पर काम करना चाहिए। हमें अपने आगामी भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। हमें ऐसे प्रकृति अपने विकास करना चाहिए जिससे कि वर्तमान की जरूरतें भी पूरी हो जाए और भविष्य की जरूरतों को किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुंचे। भविष्य की जरूरतों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को किसी भी प्रकार के नुकसान ना पहुंचे। वर्तमान की जरूरत भी पूरी हो जाए और भविष्य की जरूरतों के लिए प्राकृतिक संसाधन को किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुंचे। उस नीति को टिकाऊ विकास की नीति कहा जाता है। समझना की बात? आगे सुन। लेकिन समस्या यह थी कि टिकाऊ विकास पर अमल कैसे किया जाएगा।
कुछ आलोचकों का कहना है कि एजेंडा 21 का सुझाव पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर है। आइए अब पर्यावरण की वैश्विक राजनीति के कुछ विवादित मुद्दों पर एक नजर डालते हैं। ये हम कल करेंगे, ठीक है। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन से वो विवादित मुद्दे हैं। देखो, ये जो अमीर देश है ना, ये अपनी कमाई को नहीं छोड़ना चाहते और ये हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम सारा त्याग हम करें। कैसे हो सकता है भाई? आपने तो अपना विकास पूरा यहाँ तक टेटी भर कर लिया है, अब हमारे विकास की बारी आई है तो आप हमें ज्ञान दे रहे हैं कि आप ऐसा मत करिए, आप वैसा मत करिए। कैसे हो पाएगा? हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। तो चलिए आज के लिए यही समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम विस्तार पूर्वक समझेंगे उन समस्याओं के बारे में जो विश्व के सामने है पर्यावरण से संबंधित। तो जय हिंद, जय भारत।